जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कक्षा 10 की गणित राज्य प्रकाशन की प्रश्नावली 1.1 ये पार्ट 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके 11 से लेकर के 17 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आप देख रहे हैं नोटबुक पे भी है, आपको बुक में भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे किसी मैदान, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। पेज थोड़ा सा पलटेंगे तो आपका यह लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये आपका सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है बच्चे। तो आइए देखते हैं इस सवाल में इसका जवाब हम कैसे दे पाएंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे बच्चे यहाँ पे, कि जैसे एक गोलाकार आपका क्या है, वृत्ताकार मैदान है, जिसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वृत्ताकार एक मैदान है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब वृत्ताकार मैदान में मान लीजिए सोनिया, ये मान लीजिए कि सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो एक चक्कर लगाने में उसको, सोनिया को कितना लगते हैं, तो 18 मिनट लगते हैं। अब रवि भी इसी मैदान पे वो चक्कर लगाएगा। रवि भी जब लगाता है तो इसको कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है, तो ये इसी एक ही दिशा में, इसी दिशा में वो जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर रवि भी एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो किसी एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगेंगे। 18 मिनट हो गया, लिख देता हूं ये, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही दिशा में एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः फिर से इसी स्थान पे मिलेंगे? जब भी बच्चे ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, बस आपको इनका एलसीएम निकालना है। लेकिन अब भाषा में तो इसको लिखना है, तो हल में हम क्या करेंगे, हल में हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। यहां से इसे लिखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो आप जानते हो कितना मिनट लगा है, 18 मिनट उसको लगा है। ऐसे ही रवि को एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है वो कितना बच्चे, 12 मिनट है, 12 मिनट है। तो 18 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 18 का भी। तो 18 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो क्या आएगा भाई, 18 का करके देख लीजिए। तो ये 2 3 और गुणे 3 में टूटेगा, और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, तो 2 दूनी 4 3 12। अब अगर हम एलसीएम की बात करें कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो जो कॉमन है आपका, ये 2 कॉमन हो गया तो एक बार ले लेना है। जो कॉमन 3 है तो 3 एक बार लिया, और एक 3 और एक 2 कॉमन नहीं तो उसको भी ले लेना है। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और दूना 36, 36 आया। अतः लिख देंगे, अतः कि सोनिया व रवि, सोनिया, यहाँ मैं थोड़ा सा कर देता हूं, सोनिया व रवि, ठीक है, एक स्थान पर अर्थात प्रारंभिक स्थान पर, ऐसे लिखेंगे, प्रारंभिक सही कर लिए, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो जवाब है आपके
36 मिनट में ये काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है बात। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 पे आते हैं। तो पहले हम बुक में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है वो क्या कह रहा है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो ठीक है, नहीं हो सकता, ये बात सही भी है। तो दिखाना है मुझे, तो आइए समझेंगे कि कैसे हम इसको जानेंगे। देखेंगे सवाल आपका यही था कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पे समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो पहले हम लिखेंगे हल लिख लिया। दिया क्या है बच्चे, दिया है, जो दिया उसको लिखेंगे वो है 12 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा बच्चे, तो जानते हो इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 और की पावर n यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं, सिर्फ लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या में किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि 5 आता है तो वह संख्या 5 व 0 पर समाप्त होती है। किंतु 12 की पावर n में अर्थात के गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। अतः 12 की पावर n में n के किसी भी मान के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यही आपका बस बता देना था बच्चे। ठीक है, बहुत ज्यादा तो इसको हमने आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का माशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। दोनों में सबसे छोटी भाज्य व अभाज्य के बारे में बताया था, तो उन्हीं को लेना है। सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का उनका फिर माशा निकाल देना है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, देखेंगे बच्चे, निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का माशा आपको ज्ञात करना है। यहीं पे लिखेंगे हल में ऐसे, चूंकि हम जानते हैं कि न्यूनतम या निम्नतम भाज्य संख्या 4 व निम्नतम अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 2 होती है। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 का अभाज्य गुणनखंड हम अगर करेंगे, तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 आ जाएगा। और 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या आएगा,
2 ही रहेगा। तो इनका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ ऑफ 4 कामा 2, कॉमन हमारा दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बार बार पूरा डिस्क्रिप्शन देना का मतलब है कि वीडियो बहुत बड़ी चली जाएगी, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर जी को देना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इन बातों को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर। जैसा कि देखेंगे ये बुक में दे रखा है सवाल, कह रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 तथा 144 का लासा व मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ठीक है हम ज्ञात करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको, लासा मासा कैसे निकालते हैं। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 140 का लासा, तो जो भी संख्या दिया गया है, ठीक है, हल में लिखेंगे बच्चे। दिया क्या है, 2 संख्याएं पता है, दिया है संख्याएं, आपको संख्याएं पता है। संख्याएं क्या दे रखे हैं, 120 कामा 144। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 छंग 12 0, 2 से आपका 30 आ जाएगा, 2 से ये आपका 15, 3 से काटेंगे बच्चे, 3 5 15 और 5 से काटेंगे तो 1 तक आपको जाना है। ऐसे ही 144 को हम काटेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते आपका 14 होता है, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे आपका 2 1 2, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो आपका 9 आएगा, और फिर 3 से इसको काट देंगे, तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 1 आ जाएगा। अब जो 120 का हमने अभाज्य, 120 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वो क्या आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 5, 3 गुणे 5, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 5 आया है। ऐसे 144 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये क्या आया है बच्चे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो पहले हमको एचसीएफ निकालना है बच्चे, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 120 कामा 144 का क्या होगा, जो एचसीएफ का मतलब जो कॉमन दोनों में है भाई, ये कि ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन और ये आपका ये 3 कॉमन है, तो इसको लेना है। 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 8 8 त्रिक 24, तो 24 आपका एचसीएफ आ चुका है किसका, एचसीएफ ऑफ 120 कामा 144 का। तो एक तो जवाब हो गया। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 120 कामा 144 का क्या आएगा बच्चे, तो जो कॉमन निकला है ये 24 तो आप ऐसे रख लीजिए, जो एचसीएफ है उसको रख लेंगे। जो कॉमन नहीं हुआ जैसे 5 2 3, तो इसको लिख लेंगे 5 गुणे 2 गुणे 3, ये भी लिख लेंगे। ये आपका 24 है, 5 दूनी 10 30, तो गुणे 30 कर देंगे, 3 चौको 12 2 और 3 दूनी 6 2 8, और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो एलसीएम हमारा जो आ चुका है 120 कामा 144 का, वो कितना आएगा बच्चे, ये अतः लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ आपका कितना है 24 और एलसीएम आपका कितना आया है, थोड़ा सा समझेंगे बच्चे, वो आपका आया हुआ है 820। इस सवाल का ये जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छा सवाल है। और आइए देखते हैं, क्योंकि बस 17 ही सवाल इसमें जानने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यदि माशा 35 कामा 45 का 5 है और लाशा आपका 35 कामा 45 का 63 गुणे ए दिया है, तो ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, आइए देखेंगे बच्चे, यदि माशा 35 और 45 का 5 दिया है और लाशा आपका इतने का ये दिया है, तो ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो दिया क्या है इस सवाल में, हम पहले ये ज्ञात करेंगे कि दिया क्या है। दिया है आपको 2 संख्याएं पता है, दिया है 1 2 संख्याएं, ठीक है। संख्याएं आपको मान लीजिए, संख्याएं आपको पता है, क्या क्या पता है, 35 कामा 45 आपको पता है। इनका एचसीएफ भी पता है कितना है 5। हमको एलसीएम बच्चे निकालना है
तब हम इस सवाल को जवाब दे पाएंगे। तो सूत्रानुसार भैया, सूत्र के अनुसार दो संबंध बताया था मैंने आपको कि दो संख्याओं का क्या निकालना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या आपको पता है, 35 गुणे 45 करेंगे, एचसीएफ आपका 5 है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना। 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 7 25 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 आपका क्या आ चुका है सर, एलसीएम आ चुका है। तो ये एलसीएम आ गया। अब प्रश्नानुसार भैया कह क्या रहा है कि भैया एलसीएम तो हमारा ये, तो ए की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लोग करेंगे, है ना। एलसीएम ऑफ दे रखा है 35 का 45 का आपका कितना है 63 गुणे में ए है, लेकिन हमारा तो आया एलसीएम 315, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 315 बराबर में 63 गुणे में ए है ना। तो 6 पंचे 30 होता है, 63 पंचे आपका कट जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, आपकी 5 आ गई। अतः लिखेंगे, अतः ए बराबर बच्चा 5 आपका ये जवाब होगा इस सवाल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। इससे पहले हम बुक में देख लेंगे उस सवाल का कि क्या है। देखो बच्चे, यहाँ पे देखिए, यदि संख्या, थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं इसको कि आपका ये जवाब क्या आएगा। सवाल क्या है, यदि संख्याएं a और b का माशा 12 और इन संख्याओं का गुणनफल इतना है, तब संख्याओं का लाशा क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ढंग से हम इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखेंगे बच्चे, दो संख्याएं a b, तो हल में पहले हमको दिया जो है उसको लिखेंगे बच्चे। दिया क्या है बच्चा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी का जो दे रखा है वो आपका 12 है। इन संख्याओं को गुणनफल भी दे रखा है, मतलब जो संख्याएं हमारी ए है गुणे बी इक्वल टू दे रखा है 3600। तो हम सूत्र अनुसार चलेंगे कि दो संख्याएं अगर आपको पता है तो उनका हम लाशा कैसे निकालते हैं बच्चे। ठीक है, लाशा कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हो कि दो संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे में एलसीएम के होता है। दो संख्याएं हमारी ए गुणे बी, इनका गुणनफल एचसीएफ आपको दे रखा है 12 है, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3600 दे रखी है बच्चे, तो ये 12 गुणे में एलसीएम आपका आ जाएगा। अब ये 12 3 36 होता है, तो ये आपका एलसीएम कितना आ चुका है, तो आपका 3 आ चुका है। इस सवाल का ये जवाब होगा। ठीक है, ये सवाल का ये जवाब हो जाएगा। बहुत ही सरल सा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चे। आपको कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था उसी के आधार पे इन सवालों को लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए क्या है, 17 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो निम्नलिखित गुणनखंड वृत्त को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। ये आपका यहाँ पे दे रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे लगा पाएंगे इसको सवाल को बहुत ही अच्छे से। अब ये सवाल आपका निम्नलिखित गुणनखंड वृत्त को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक वृत्त टाइप का बना दिया गया है। ठीक है, हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो देखो एक्स और इसका मल्टीप्लाई जो दे रखा है, तो इक्वेशन बना लेंगे बच्चे। इधर ही हल कर देते हैं क्योंकि इधर आपका चित्र बना हुआ है ना। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके गुणनफल के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x जो बराबर होगा वो 2 गुणे y के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, आप इसको मान लेंगे कि इक्वेशन मेरा फर्स्ट है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 1855 के बराबर। ये 3 से कर देंगे गुणा, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 के 16 6 हासिल 1, 3 बटे 24 1 25 5 हासिल 2, 3 कम 3 2 5। तो आपका ये आया। अगर y की वैल्यू हम 1 में रख दें, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम रख देंगे बच्चे, तो x बराबर आपका 2 और y है, तो x बराबर आपका 2 गुणे y की वैल्यू आपका कितना है 55 65 आया है। तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 6 12 के 2 12 और 1 हासिल 13 के 3 हासिल 1, 2 पंचे 10 11, 2 पंचे 10 11 हासिल 1।
तो 11 टोटल लिख देंगे यहाँ पे। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि z का मान क्या हो सकता है। तो z देखो यहाँ पे पुनः हम करेंगे, पुनः अगर इस बात को समझें, देखिए बच्चे पुनः अगर हम बात करें तो z की चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 371 बराबर में 7 गुणे में आपका z आएगा। 3 से 7 से भाग कर देंगे तो 7 पचे 35, 2 21, 7 त्रिक 21, आपकी z की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, ये z है आपका। ठीक, अतः जो x की वैल्यू आई वो कितना है बच्चे, x की वैल्यू जो आई है 11 13 0, y की वैल्यू जो आई है 55 65 आई है और z की वैल्यू जो आई है वो आपका 53 है। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवालों को लगा देना बच्चे। तो एक्सरसाइज आपका जो 1.1 था कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चलेंगे 1.2 पे, लेकिन उससे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अपरिमेय संख्याओं का क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं के प्रमेय क्या होते हैं, उससे संबंधित चीजों को क्योंकि सिद्ध करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आवाजें बहुत आ रही हैं इधर उधर से, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार से शांति से पढ़ रहे होंगे। जय हिंद, नमस्कार।